कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और साथ में सभी लोग पढ़ाई भी करते होंगे। तो हम अपना पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव मैथ्स, और हम लोग स्पेशली रेलवे, एसएससी, जीडी यानी फौज और पुलिस, और आप चाहे तो प्री तक एसएससी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको एसएससी तक का लेवल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका रेलवे स्पेशल और फौज स्पेशल बैच है। लेकिन मैं आपको रेलवे और फौज से कुछ लेवल ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अगर नया क्वेश्चन यानी कि जो एग्ज़ाम कराता है वो आपको अगर नया क्वेश्चन भी डालना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कि जितने तक इसका लेवल है उससे भी ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ आपका 100% सिलेबस पूरा होगा और अच्छे से पूरा होगा। और हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करने का कुछ तरीका बताया, यानी कि आपका पहले बेसिक मजबूत हो जाए। जैसे हम लोग ने सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन के बाद हम लोग स्क्वायर और क्यूब में काम लगाए हैं, और स्क्वायर लगभग आपका खत्म ही होने वाला है। तो मैंने आपको स्क्वायर अच्छे से बता दिया है। तो मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ कि अगर कोई मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंत में यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। यह था आपका पहला। फिर मैंने दूसरा बताया कि अंतिम का 2 डिजिट यानी कि लास्ट 2 डिजिट आपका वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के अंत में आता है। और फिर मैंने तीसरा बताया कि आपका कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7 और 9 होगा। फिर मैंने आपको चौथा बताया कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसके पहले 2 होना जरूरी है, तभी वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर 5 के बाद अगर 1 हो, 3 हो, यानी कोई भी अंक हो तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक। और मैंने आपको जोड़ने और घटाने वाला भी क्वेश्चन कराया कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दिया रहता है और उसमें बोलता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया होता है और बोलेगा कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़े कि यह एक आपका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरीके का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, और मैंने जितना आपको क्वेश्चन कराया था वो मोर देन सफिशियंट है। अब रह गया आपके ऊपर कि आप जाइए कोई भी किताब उठाइए और उससे स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन का चैप्टर खोजिए और उससे आप खुद बनाइए। और नहीं समझ में आए तो आप उसे दोबारा बनाइए, समझिए और ये सोचिए कि आपसे क्यों नहीं बना है, यानी कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ गलती है, आप उसे सुधारिए। ठीक। तो जैसा कि अब हम अपना क्वेश्चन कर रहे थे और हम अब क्वेश्चन ही करते जाएंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब समझते हैं आप, मतलब कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है कि एक आपका सीधा सीधा कोई भी अंक हो, मतलब कि तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको पॉइंट में दिया है तो पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये 5, 4, 3.1 यह किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप इसका स्क्वायर निकालेंगे और बताएंगे कि ये इसका स्क्वायर है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इसको पहले आप समझिए। क्योंकि मान लीजिए कि मैं कभी भी आपको मैं बोलूं कि 1.2 का स्क्वायर निकालिए आप, तो अगर किसी पॉइंट का स्क्वायर है इसका मतलब कि ये क्या होगा 1.2 गुना 1.2 यानी कि 12×144 कीजिएगा आप। ठीक। और चूंकि इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी आपका एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये आपका कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ऐसा तो आप जानते हैं।
तो इसलिए अगर किसी पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद हमेशा आपका पेयर में होना चाहिए। पेयर का मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर है, यानी कि कितनी संख्याएं होगी, वो आपका सम संख्या हो। जैसे अगर पॉइंट के बाद 4 4 है, यानी कि ये आपका संख्या में कितना होगा, एक पॉइंट के बाद का स्क्वायर होगा। अगर इसके बाद अगर 3 संख्या है तो ये आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इसके बाद आपका 4 संख्या है तो ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए ये कोई ऐसा स्क्वायर हो जिसमें 2 डिजिट यहां पर भी, 2 डिजिट यहां पर भी। तो इसलिए आपका ये क्या होगा, कभी भी पॉइंट के बाद आपका हमेशा सम संख्या ही होना चाहिए, तभी वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को आप बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, अब जरा आप मुझे बताइए, और अब देखिए आप कितनी आसानी से इसे बना लीजिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किसका परिमेय एक वर्गमूल संख्या है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, पहला ऑप्शन है आपके सामने ए में 2 3 6 1.96, ये आपका ए में ऑप्शन है। ठीक, अगर आप बी का ऑप्शन देखेंगे तो बी का ऑप्शन है 2758.28। ठीक, अगर आप बी का ऑप्शन देखेंगे तो 2758.28 है। ठीक, अगर आप सी का ऑप्शन देखते हैं तो सी में आपका दिया हुआ है 72568 72568.4। और अगर आप डी का ऑप्शन देखते हैं तो डी में आपका दिया है 6250 अगर आप डी देखेंगे तो इसमें दिया है 6250.4.9। तो आप यहां से आप खुद बताइए कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट के बाद अगर कोई सम संख्या का पेयर हो तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अगर आप यहां देखिएगा तो यहां पर क्या है, एक ही है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता कभी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक अंक यहां और होना चाहिए था, लेकिन ये केवल एक है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ऐसे ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहां भी आपका एक ही पॉइंट है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी कि अब आपका लड़ाई बस 2 ऑप्शन में है, वो है आपका ए और बी। तो इसमें से आप खुद बताइए कि जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, तो मैंने बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम डिजिट आपका 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर आपको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। केवल और केवल ऑप्शन ए ही बचा, और यही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, यानी कि यही किसी संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सेम इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका एक वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, और आपके पास ऑप्शन भी यही है। ए में है आपके पास 1250.49, बी में है आपके पास 6250.49, सी में है आपके पास 1354.24, और डी में है आपके पास 5768.28। अब आप खुद बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया है कि 2 3 7 और 8 किसी का अंतिम डिजिट नहीं हो सकता है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां देखिए आपको 8 दिख रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर मैंने बताया कि किसी भी स्क्वायर का अंतिम डिजिट आपका वही होगा जो कि 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के अंत में होता है। तो ये आपको 49 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी 7 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 24 324, यानी कि ये भी आपका स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट दिख रहा है। तो अब हम 3 ऑप्शन में फंस गए। ठीक, तो जब हम 3 ऑप्शन में फंस गए तो अब कौन सा नियम लगाएंगे हम। तो मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा, कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और
9 ही होगा। तो इसका देखते हैं, तो ये आपका 9 खत्म, ये आपका 5 4 9, ये आपका इसका डिजिटल सम 3 हुआ। इसको देखेंगे तो ये आपका 9 खत्म, ये 5 4 9 खत्म, ये आपका 6 2 8 हुआ। अब इसका देखेंगे तो ये 5 4 9 खत्म, ये 4 3 7 2 9 खत्म, यानी कि इसका डिजिटल सम आपका 1 होगा। यानी 1 को तो पहले ही हमने हटा दिया था, अब मेरे पास बचे थे 1 2 और 3। तो इसका डिजिटल सम हमने देखा कि 3 है। ये तो ना 1 है, ना 4 है, ना 7 और ना ही 9, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका 8 है, ये भी आपका नहीं होगा। केवल और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि जिसका डिजिटल सम आपका 1 होगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और 9 ही होगा। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचा है और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सही आंसर को मत पकड़िए, आप सबसे पहले गलत को हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग परफेक्ट स्क्वायर जानने, परफेक्ट स्क्वायर निकालने और उसको समझने की पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं। आप अब बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे स्क्वायर से आगे। परफेक्ट स्क्वायर में ही अभी हम लोग स्क्वायर में ही हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आज ही आपको क्यूब भी बता दूं और कल से फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप देखिए कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने 1024 ले लिया, 1024, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 और 4 डिजिट है। इसमें आपका 4 डिजिट है। तो कहने का मतलब है कि अगर 4 डिजिट है तो ये जो स्क्वायर है वो कितने अंकों के स्क्वायर है। यानी कि ये आपका 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, यानी कि ये कितने अंक हुए, 1 और 2। यानी कि ये दो अंकों का स्क्वायर होगा कितना, 4 डिजिट का। यानी कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि मान लीजिए कि 5 6 7 3 2 4 8 या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितने डिजिट वाले संख्या का एक स्क्वायर है। तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है आपका, ये कितने डिजिट के स्क्वायर का आपका स्क्वायर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि हो सकता है ये 791 का हो, 797 का, या 3974 इसका स्क्वायर है। यानी कि 1 2 3 4 डिजिट का हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हो सकता है। यानी कि कितने डिजिट का स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है। तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर संख्या कोई सम संख्या हो, यानी कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया है, अगर वो एक सम संख्या, यानी कि अगर कोई इवन संख्या हो, तो उसमें हम 2 से भाग दे लेते हैं। यानी कि जैसे मैं पूछूं कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में आपके 20 अंक हैं, तो वह कितने अंकों का स्क्वायर होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सीधे 2 से भाग दे लेते हैं। यानी कि ये आपका 10 अंक का स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे 22 अंकों का पूछूं कि 22 अंकों का एक परफेक्ट स्क्वायर कितने संख्याओं का स्क्वायर होगा, तो आप क्या करेंगे, 22 में आप 2 से भाग दे लेंगे 11। लेकिन अगर यही आपसे विषम संख्या पूछे कि जैसे बताइए कि आप 17 अंकों का कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कितने अंकों का स्क्वायर होगा। तो अगर किसी विषम संख्या को पूछे तो उसमें हमेशा हम 1 ऐड कर लेते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे लेते हैं। यानी कि 17 1 18 का 2, यानी कि ये 9 अंकों की संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन अब आसानी से हो सकता है। तो इस पर 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, जैसे आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चन। तो पहला पूछा है कि वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। तो अगर कोई विषम संख्या है, यानी कि विषम अंकों की बात किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि संख्या आपका n है और विषम की बात कर रहा है, तो n + 1/2,
और अगर कोई सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो n/2 कर लेंगे, यानी कि n+1 का मतलब 17+1/2 यानी कि 18/2, यानी कि ये इसका आंसर आपका 9 होगा, यानी कि ये 9 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर है। और इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन में वो भी आप देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हो तो उसमें कितने अंक हो। तो ये तो आपको सम संख्या ही दिख रहा है, यानी इवन नंबर ही दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, n/2 यानी 22/2, यानी कि ये 11 संख्याओं का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही स्क्वायर का ये क्वेश्चन आया था एक बार, ये बताना जरूरी था आपको और आप समझ गए। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ रहा है और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे सबसे पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए कि बोला है कि 3011 गुना 3012 अगर हो तो इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि यह आपका एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि आपका एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 3011 यानी कि 3011 गुना 3012, यानी कि अगर हम इनको गुना करें तो कुछ ऐसी संख्या आएगी जो एक परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी। तो जो ज्यादा होगी संख्या उसको हम इसमें से घटा देंगे ताकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर से ज्यादा है, अगर इसमें से हम कौन सी संख्या ऐसा घटा दें कि यह आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप देखिए, ध्यान से देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब आपको एक बनाकर इसे समझकर आपको एक अलग ही महसूस होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 3011 है और गुना। अब बताइए क्या 3012 को हम 3011 प्लस 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जरूर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3011 प्लस 1 3012 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 - 1 भी लिख सकता हूँ, या 4 + 1 भी लिख सकता हूँ, या 8 - 3 भी लिख सकता हूँ। आप कैसे भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने 3012 को 3011 प्लस 1 लिखा। अगर आप इसे करेंगे तो ये आपका 3012 ही आएगा। अब जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3011 गुना 3011, यानी कि ये आपका 3011 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे जैसे इसको करेंगे तो 3011 गुना 3011 होगा, और 3011 गुना 3011 का मतलब 3011 का स्क्वायर, और प्लस 3011 में फिर से 1 से करेंगे तो ये आपका 3011 होगा। अब चूंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है, तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपका परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। कुछ लोगों की ये समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोलूं आपके सामने कि आप बताइए कि 5 का स्क्वायर 7, 11 और 14, इसमें से आपका एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या है। ऑप्शन में ए, बी, सी और डी है। तो आप बोलेंगे कि 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, लेकिन 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा 5 का। यानी आप यहां से समझिए कि ये अगर कोई ये स्क्वायर है यार, तो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। चाहे वो कोई भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, परफेक्ट हो, कुछ भी हो, उससे क्या मतलब पड़ता है। अगर उसका स्क्वायर है तो इसका करने पर तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो आप अब उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, यानी कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ। तो ये तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ही, क्योंकि 3011 का स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ संख्या आएगा, और उसे वापस से फिर करेंगे तो फिर 3011 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारा एक्स्ट्रा इसमें से कितना निकल गया। तो और हमें पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है,
तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया, ये 3011 का स्क्वायर। हमारा एक्स्ट्रा कितना निकला, तो ये आपका 3011 एक्स्ट्रा निकला, और इसी एक्स्ट्रा को हमें बाहर निकाल देना है। यानी कि अगर हम इसे बाहर निकाल देंगे 3011 को, यानी कि यहाँ पर अगर 3011 हो ही ना, तो सिर्फ ये संख्या बचेगी, और ये संख्या आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही है। यानी कि हमें क्या घटाना होगा इस संख्या में से, 3011 अगर हम हटा दें तो यह एक संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और नहीं समझ में आया तो इसे आप एक दो बार और देखिए, आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसी के आधार पर इससे थोड़ा एक लेवल और, मतलब लेवल क्या, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए पहले खुद से, नहीं आएगा फिर मैं बता रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन है आपका कि 684 गुना 686 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि पहले वाले में घटाना था और इसमें आपको जोड़ना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 684 गुना 686, यानी कि 684 गुना 686। तो ये बताइए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 685 माइनस 1, यानी 684 को 685 माइनस 1 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि ये इसको फिर से करेंगे तो ये 684 ही आएगा। और इसे क्या हम 685 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 685 प्लस 1 करेंगे तो ये फिर से 686 ही आएगा। और अगर आप कभी अलजेब्रा बचपन में भी पढ़े होंगे, समीकरण वगैरह आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो आपको ये याद होगा कि सबसे पहले हम इसमें गुना करते हैं। यानी 685 में अगर 685 में गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 685 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वापस ये वाला इसमें जाता है, यानी कि फिर 685 का स्क्वायर प्लस 685। अब इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 685, और इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का 1। तो अगर आप देखेंगे कि ये प्लस 685 ये माइनस 685 आपका कट जाएगा, यानी कि अब बचा कितना आपका 685 का स्क्वायर माइनस का 1। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो ये जो आपको दिख रहा है ये 685 का स्क्वायर, ये क्या है, ये तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये 685 का स्क्वायर तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो ये रहा आपका परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमारा एक्स्ट्रा कितना बचा है, माइनस का 1। और अगर हमारा माइनस का 1 है बचा हुआ है, और इस यानी कि यहां पर आपका बचा कितना है, तो यहां पर आपका माइनस का 1 बचा है, और इसे हमें हटाना है, क्योंकि हमारा 685 का स्क्वायर तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है ही। तो -1 को हम कैसे हटा सकते हैं, -1 को हम तभी हटा सकते हैं जब इसमें हम +1 का ऐड कर दें, क्योंकि -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये जो है आपका पूरा का पूरा बच जाएगा। कंटिन्यू बोलते बोलते मेरी सांसें फूल रही है। तो ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमें कितना जोड़ना होगा, इसमें हमें प्लस का 1 जोड़ना होगा, तभी तो माइनस का 1 प्लस का 1 ये आपका कट जाएगा, और आपका टोटल बचेगा कितना, यहां से आपका बचेगा यानी 685 का स्क्वायर, और यही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहां से अब आपका स्क्वायर खत्म हो गया। अब हम क्यूब समझेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूब कैसे करना है। ठीक, तो जैसे हम किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आपका स्क्वायर आता है। लेकिन अगर उसी संख्या को हम 3 बार गुना कर दें तो वो आपका एक घन बन जाएगा, यानी कि वो आपका एक क्यूब होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 गुना 2 करें तो ये क्या है आपका 4, जो कि आपका एक क्या हुआ, ये आपका एक स्क्वायर होगा। 2 गुना 2 यानी 4। लेकिन इसी को हम अगर 3 बार गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। तो जब अगर किसी संख्या का पावर हम 3 करेंगे, यानी कि किसी संख्या को, एक ही संख्या को
3 बार गुना करें तो वो आपका एक क्यूब बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि 4 गुना 4, इसका मतलब क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये आपका एक स्क्वायर होगा। लेकिन जब इसी को हम ऐसे कर दें 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 का क्यूब इंटू 4 चौका 16 चौका 64, तो क्यूब का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार गुना करना। और जैसा हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकालना बहुत हार्ड होता है और आपके एग्जाम में क्यूब से क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है। आपके एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, कभी कभी एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछता है ये, लेकिन वो भी कभी कभी वो भी आपका बिल्कुल इजी पूछता है। और आपके एग्जाम में बहुत कम पूछेगा, और पूछेगा तो आपसे बिल्कुल इजी पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 15 तक तो क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर कम से कम 25 तक तो याद होना चाहिए, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा अगर क्यूब आप निकालना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप 20 तक कर सकते हैं। और अगर काम चलने भर आप करना चाहते हैं तो आप 15 तक या 12-13 तक तो जरूर याद रखिए। तो मैं आपके सामने सबसे पहले क्यूब लिख देता हूं, और मैं इसे काट नहीं रहा हूं, आप साथ साथ में देखते रहिए ताकि आपको भी याद हो जाए, क्योंकि देखने और सुनने से ज्यादा याद होता है। तो सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तितरी का नौतिया 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 200, 16, 7 का क्यूब 343। अगर आप 8 का क्यूब निकालेंगे तो 500, 12, 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729, 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000, 11 का क्यूब निकालेंगे तो 1300, 31, 12 का क्यूब निकालेंगे तो 1728। ठीक, अगर आप 13 का निकालते हैं तो 2197, और 13 का निकालते हैं तो 2197, 14 का निकालते हैं आप तो 2744, और अगर आप 15 का निकालते हैं तो 3375। तो ये आपके सामने कुछ क्यूब हो गए, और इन्हें आप याद रखिएगा, हमेशा ये आपको काम करते हैं। तो इसमें से हमें बस आपको 9 तक यानी कि 10 तक हमें क्यूब की अभी जरूरत है, क्योंकि मैं आपको क्यूब निकालना सिखा रहा हूं कि क्यूब अगर कोई संख्या है तो उसका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक, तो जैसे कि ये आपका संख्या दिख रहा है, जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर में आपको अंतिम का 3 डिजिट बताया था कि किसका किसका कितना होता है, तो अगर आप उसमें देखे होंगे तो ज्यादातर का 2 आता था। जैसे अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 था तो ये किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है अंतिम डिजिट का, या फिर 8 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर आप क्यूब में देखेंगे 1 से लेकर 9 तक में, तो सबका अंतिम डिजिट अलग अलग होता है। यानी कि देखिए, इसका 1, इसका 8, इसका 7, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 3, इसका 2 और इसका 9। यानी कि देखिएगा आप तो सबका अलग अलग आएगा। ठीक, हर का क्यूब अलग अलग आएगा, और क्यूब नहीं, हर का यूनिट डिजिट आपका अलग अलग आएगा। तो इसलिए हमें क्यूब निकालना यानी किसी संख्या का क्यूब बताना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि कोई संख्या है आपके पास, ये संख्या है 42,875, और मैं पूछूं कि ये किसका क्यूब है, आप बताइए। मैंने अभी बोला कि क्यूब निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसलिए आपसे एग्जाम में भी बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर पूछा भी जाता है तो आपसे 1 से लेकर 20 के अंदर में ही पूछा जाता है। लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि ये किसका क्यूब है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको यूनिट डिजिट मैच कराना होता है, और अगर यूनिट डिजिट हम मैच कराएंगे तो हमें 5 का यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में दिख रहा है, यानी कि ये आपका 5 का क्यूब होगा, यानी कि इसका अंतिम डिजिट तो आपका 5 ही होगा। ठीक,
और जैसे हम ये स्क्वायर निकालते थे तो अंतिम का 2 डिजिट हटा देते थे, तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्यूब निकाल रहे हैं तो आपका अंतिम का 3 डिजिट हट जाएगा। अब आपके पास केवल और केवल ये 2 डिजिट बचा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये किसके करीब है, यानी किस डिजिट के क्यूब के करीब है, या कोई संख्या किस संख्या के क्यूब के करीब है। तो ये आपको दिख रहा है 42। ये 3 के क्यूब से बड़ा और 4 के क्यूब से छोटा है, लेकिन इसमें कोई गुना वना करना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 के क्यूब के करीब है तो ये 3 के क्यूब से बड़ा है और 4 के क्यूब से छोटा है, तो ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम बस 3 लिख देते हैं, यानी कि ये आपका 35 का क्यूब है 42,875। जैसे कि और आगे हम देखते हैं एक संख्या, आप थोड़ा सा समझे होंगे, और एक दो एग्जाम्पल अगर हम और लें तो अब अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने है 185, 193, तो अब बताइए कि ये किसका क्यूब हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट डिजिट देखकर हमारे दिमाग में बत्ती जली कि ये तो कोई भी अंक हो, लेकिन उसके अंत में तो ये 7 ही होगा। और चूंकि क्यूब है तो यहां से हमें इस 3 अंक को हटा देते हैं। अब बचा हमारा 185, तो हमें देखना है कि ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो अगर हम यहाँ पर आए 185, यानी कि ये दिख रहा है हमारा 5 और 6, तो 6 का क्यूब 216 तो ज्यादा हो रहा है, यानी ये आपका 57 का क्यूब होगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे। जैसे कि मैं अगला आपके सामने एक और लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक और है 97,336, यानी कि आपके सामने एक है 97,336। तो सबसे पहले आप इसे खुद से निकालिए। तो खुद से निकालेंगे तो हमें दिख रहा है अंतिम का 6, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 6 का अंतिम का 6 ही होता है, तो यहाँ पर तो 6 आएगा और ये 3 आपका हट जाएगा। अब इससे देखना है हमें कि 97 किसके करीब है, तो हमें दिख रहा है कि ये 4 से बड़ा और 5 से छोटा है, यानी कि ये आपका 46 का क्यूब होगा, और यही आपका आंसर था। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद हम अपना घन भी खत्म करते हैं, क्योंकि घन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, घन निकालना, क्यूब निकालना। जैसे कि आपके सामने है 238, 328। अब आप इसे खुद से बताइए कि ये कितने का स्क्वायर हो सकता है, सॉरी कितने का क्यूब हो सकता है। तो हमें दिख रहा है कि अंतिम का 8, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अंतिम का 8 आपका 2 में है, यानी कि अंतिम तो इसका 2 ही होगा, और ये 3 आपका, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। अब ये दिख रहा है हमें 238, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, यानी ये 6 के क्यूब से बड़ा है और 7 के क्यूब से छोटा है, यानी कि ये आपका 62 का क्यूब होगा। ठीक, तो ऐसे आप किसी का भी कोई भी संख्या हो उसका आप क्यूब निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो 1 से लेकर 9 तक के अंतिम का क्यूब याद होना चाहिए, यानी कि अंतिम का डिजिट, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद से बनाइए या घर से ट्राई कीजिए। 224, ये आप बताइए किसका स्क्वायर है, आप खुद से ट्राई कीजिए। और अब आकर आपका क्यूब और स्क्वायर खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर में हर चीज बताया, उसके बाद मैंने आपको क्यूब में भी जो जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका स्क्वायर और क्यूब खत्म है। अब आप स्क्वायर और क्यूब किसी भी बुक से निकालिए और बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको सारा बेसिक बता दिया और फिर उस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए। तो अब हमारा अभी तक हमने जितना पढ़ा ये बस आपका एक कैलकुलेशन इजी करने की आपके एक मेथड था, यानी तरीका है, यानी कि हम ज्यादातर आपका कैलकुलेशन पर ध्यान दे रहे थे। और अब हम सिंप्लीफिकेशन को यहीं रोक देते हैं, हम और सिंप्लीफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, उसमें बोर्ड मास ये सब रूल होता है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम अपना अब अर्थमेटिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका अब यहाँ से मेन कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई स्टार्ट हुई है। तो अब हम कल से रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात, जो कि अर्थमेटिक का सबसे बेसिक चैप्टर है। यहीं से यानी कि अगर आप अनुपात अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम
नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप पहले नहीं भी पढ़े हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब यहाँ से आप पढ़ना जरूर स्टार्ट करें और आप थोड़ा शेयर कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए, समझिए, पढ़िए, घर पर नोट्स बनाइए, आप जरूर सफल होंगे। चलिए बाय।